हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का पार्ट 2 के बारे में। इसमें देखिए आपको बताया जाएगा, लास्ट क्लास में आपको जो वीडियो 1 में लेक्चर 1 में जो भी पढ़ाया गया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़े जरूर होंगे। तो आइए उसका आगे हम लोग बात करते हैं। और इसमें आपको बताया जाएगा, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि लुकास टेस्ट का बारे में जानना है। लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास टेस्ट पढ़ना है। में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, लुकास टेस्ट पढ़ना है। ठीक है, तो लुकास टेस्ट पढ़ना है, फिर हम लोग का सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लुकास टेस्ट क्या है। तो देखिए लुकास टेस्ट से हम लोग को क्या पता चलता है कि 1 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 डिग्री अल्कोहल, अगर हम लोग का पास में 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर हम लोग का पास में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल है, तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि सॉल्यूशन में प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। तो ये लुकास टेस्ट से हम लोगों को पता चल जाता है। तो सबसे पहले लुकास टेस्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये क्या करता है, देखिए ये डिस्टिंग्विश करता है। ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। ये डिस्टिंग्विश करता है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को। ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। तो हम लोग सबसे पहले लुकास रिएजेंट क्या होगा उसका बारे में जानेंगे कि लुकास रिएजेंट क्या है, लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, जो लुकास रिएजेंट होता है, जो जो लुकास रिएजेंट होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो लुकास रिएजेंट होता है वो होता है कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3, सॉरी एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस क्या होता है, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो इसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ये हम लोग का होता है लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हम लोग लुकास रिएजेंट किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब हम लोग को ये जानना है कि इसमें क्या होता है। अगर हम लोग का पास में प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट में डाल देते हैं। लुकास रिएजेंट को, मान लो आपका पास में ये सोल्यूशन है, ये आपका पास में क्या सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन क्या है, अल्कोहल का है। यहाँ में आपको डिस्टिंग्विश करना है कि ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका पास में अल्कोहल होगा, ठीक है, अल्कोहल होगा। ठीक है, तो मान लो हम लोग का पास में पहले हम लोग का 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री ROH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हम लोग का 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और थर्ड जो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, समझ में आ रही है। और यहाँ में प्राइमरी अल्कोहल होगी, इसको आप लोग अल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ में क्या होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, जब इसमें आप लोग लुकास रिएजेंट को डालेंगे, LR मतलब लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट का मतलब होता है कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को लुकास रिएजेंट बोला जाता है। अगर आप लोग सोल्यूशन में लुकास रिएजेंट डाल देंगे तो अगर इसमें नो टर्बिडिटी, अगर झाग नहीं आता है, मतलब इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं बनती है, तो उसको बोलेंगे वो केस कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल का है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ में, अगर नो टर्बिडिटी आ रही है, कोई भी झाग नहीं आ रहा है, अगर नो टर्बिडिटी अपियर्स हो रही है, तो केस होता है प्राइमरी अल्कोहल का। नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी इन लॉन्ग टाइम, मतलब कि कुछ समय तक अगर कुछ भी टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है, तो प्राइमरी अल्कोहल होता है। अगर मान लो यहाँ में हम लोग का पास में क्या है, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग लुकास रिएजेंट में डाल रहे हैं। लुकास रिएजेंट, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या ही बनेगा, यहाँ में देखिए RCl ही बनेगा। लेकिन यहाँ में क्या हो रहा है कि जब अल्कोहल में जब हम लोग लुकास रिएजेंट डालते हैं, तो अगर टर्बिडिटी
5 से 10 मिनट तक 5 से 10 मिनट में अपीयर हो जाती है। अगर टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 to 10 मिनट, तो ये जो केस होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल का केस होता है। अगर हम लोग के पास में कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो अगर हम लोग अल्कोहल में क्या डालते हैं, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट मतलब कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, इसको डालते हैं। तो अगर हम लोग का यहाँ में तो RCl ही बनेगा, लेकिन यहाँ में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, अगर इमीडिएट टर्बिडिटी बन जाती है, अगर इमीडिएट टर्बिडिटी इन सेकेंड, या आप बोल सकते हैं इमीडिएट, अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ रही है, ठीक है, तुरंत टर्बिडिटी अपीयर्स हो जा रही है, तो वो केस होता है टर्सरी अल्कोहल का। कौन सा होता है, टर्सरी अल्कोहल का। तो ये लुकास रिएजेंट से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल को ऐसे सेपरेट करते हैं। अगर आपका पास में सोल्यूशन है, उसमें अल्कोहल है और आपको चेक करना है कि वो अल्कोहल कैसा है, तो सबसे पहले आप लुकास रिएजेंट डालेंगे। अगर लुकास रिएजेंट को डालने से अगर टर्बिडिटी इमीडिएट अपीयर हो जाती है तो टर्सरी अल्कोहल होगा। अगर अगर लुकास रिएजेंट को डालने के बाद में टर्बिडिटी 5 to 10 मिनट में अकर्स हो रही है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। और इंपॉर्टेंट बात है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। क्या आपको समझ में आ रही है? या कोई बोलता है ये भी है कि अगर टर्बिडिटी सेकेंड में आ गई, मतलब 2 सेकेंड में टर्बिडिटी आ गई, तो टर्सरी अल्कोहल होगा। अगर टर्बिडिटी मिनट में आ रही है तो सेकेंडरी अल्कोहल का होगा। अगर टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही है तो प्राइमरी अल्कोहल का होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ में आप लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ में देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ में क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री में टर्बिडिटी सेकेंड में अपीयर हो जा रही है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अगर टर्बिडिटी आने में 5 से 10 मिनट लग रही है, मतलब उसकी रेट कम होगी। अगर टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही है तो कौन सा होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसा दिया है, ठीक है, और आपको यहाँ में बताना है किसमें टर्बिडिटी जल्दी से आएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ में जो अल्कोहल अटैच है वो 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और ये यहाँ में जो अल्कोहल है वो 2 कार्बन का साथ में अटैच है, तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और ये प्राइमरी अल्कोहल है। समझ में आ रहा है? तो किसमें टर्बिडिटी अपीयर होगी, इमीडिएट, तो इसमें टर्बिडिटी इमीडिएट होगी, इसमें इमीडिएट टर्बिडिटी होगी, इमीडिएट टर्बिडिटी, या बोल सकते हैं टर्बिडिटी इन सेकेंड। यहाँ में टर्बिडिटी होगी, टर्बिडिटी अपटेन होने में 5 से 10 मिनट लगेगा या मिनट में लगेगा, और यहाँ में टर्बिडिटी सेकेंड में आ जाएगा, और यहाँ में नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी होगा। तो आपको समझ में आ रहा है? तो ये लुकास रिएजेंट से आप लोग पता कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप उसको नोट करके लिखेंगे। नोट ये है कि अगर इफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, अगर आप लोग के पास में 1 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, स्टेबलाइज है, अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये इससे हम लोग का जो होगा टर्बिडिटी इमीडिएट अपटेन होगी। टर्बिडिटी कैसी आएगी, इमीडिएटली अपटेन हो जाएगी। बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लोग का पास में प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल होगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो उसमें जो टर्बिडिटी आएगी वो इमीडिएट आएगी, इमीडिएट अपटेन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, कुछ आपको कमेंट करना होगा। जैसे मान लो यहाँ में लिखा गया है, तो चलिए आप यहाँ में ध्यान देंगे। ठीक है, आप ध्यान भी दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। देखिए अगर हम लोग के पास में यहाँ में अल्कोहल दिया जाएगा और यहाँ में आपको कमेंट बोला जाएगा, कमेंट करिए, कमेंट, फेसबुक वाला कमेंट नहीं करना है। मतलब यहाँ में टर्बिडिटी इमीडिएटली अपटेन होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो देखिए अगर हम लोग का पास में ऐसा है, अगर हम लोग का पास में ऐसा है, तो बताइए क्या इसमें टर्बिडिटी अपीयर होगी क्या?
क्या ये अल्कोहल जिस कार्बन का साथ में अटैच है क्या वो 1 डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा? तो क्या ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा? ऑक्सीजन लोन पेयर है तो ये वाला कार्बन का ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा? डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है? तो अगर इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये इमीडिएट टर्बिडिटी होगी, इमीडिएट। ये क्या होगा? इमीडिएट टर्बिडिटी, मतलब टर्बिडिटी जल्दी से आ जाएगी। देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आप थोड़ा इसको देखिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन का पास में लोन पेयर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसका वजह से इस पे पार्शियल चार्ज आ जाएगा। डबल सिंगल और यहाँ में बेंजीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, आपको मालूम है ना। तो ये भी क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसमें भी इमीडिएट टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी। समझ में आ गया? तो ऐसा आपको चेक करना है। अगर हम लोग के पास में ऐसा है तो ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। ये भी क्या देगा? इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा आपको कंपाउंड देगा, बोलेगा कि बताइए किसमें जल्दी से प्रिसिपिटेट बन रहा है, टर्बिडिटी जल्दी से ऑब्टेन किसमें होगा? तो आप बता सकते हैं। अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रही है तो इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए कि अगर टर्बिडिटी सेकेंड में आया, जल्दी आया, तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर टाइम मिनट में लग रही है तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे हेलो एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या देखेंगे भाई? केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्किन की हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ में केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा। तो देखिए यहाँ में केमिकल मतलब कि कार्बन और हेलोजन का बीच का जो बॉन्ड बना है, कार्बन और हेलोजन का बीच का जो बॉन्ड है, इसमें आप लोग को मालूम होता है कि हेलोजन काफी ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये बॉन्ड पोलर होता है। क्या होता है? ये बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है, क्योंकि हेलोजन पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसका वजह से इसमें पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करता है? शो करता है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ CX बॉन्ड। समझ में आ गया? तो हाई रिएक्टिव ऑफ हेलो एल्केन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझ में आ गया? तो आइए अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों को पढ़ना है SN1 और SN2 का बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये मान लो कोई भी RX बॉन्ड है और कोई न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस होता है। इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये खुद निगेटिव होता है और जाके चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो यहाँ में क्या होगा? यहाँ से X निकल जाएगा, क्योंकि X काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और ये कार्बन पॉजिटिव होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा निगेटिव चार्ज, वो कार्बन का साथ में अटैक हो जाएगा और यहाँ से X को निकाल देगा। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो 2 स्टेप में होता है। वो जो रिएक्शन हो रही है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, वो 2 स्टेप में होती है। कितनी स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। पहली होती है SN1 और दूसरी हो जाती है SN2। समझ में आ गया? पहली क्या होती है? SN1। ये देखिए ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो देखिए उसको ही हम लोगों को जानना है। ये होगी पहले, देखिए क्या होगी, पेन सिलेक्ट कर लिया जाए, हाँ ठीक है। देखिए पहली होती है SN1
और दूसरी जो होती है वो होती है SN2। ठीक है, पहली होती है SN1, दूसरी होती है SN2। तो देखिए ये जो रिएक्शन हुआ वो कैसे होता है। सबसे पहले देखो यहाँ में क्या होता है, अभी हम लोग वन बाय वन इसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आप केवल मेरे साथ बने रहिए और आप लोग भी हमारे साथ नोट को नोट करते रहेंगे, नोट करते रहिए, ताकि आपको भी ऐसा फील हो कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग SN1 की बात करेंगे। तो देखिए SN1 में मान लो एक कार्बन है और यहाँ में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इसका साथ में अटैच है, R1, R2, R3। और ये कार्बन जो है वो हेलोजन का साथ में अटैच है। किसका साथ में अटैच है? हेलोजन का साथ में अटैच है। मैं इसको नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ आपको। तो देखिए SN1, SN1 में क्या होगा, SN1 में क्या होगा, देखिए SN1 में क्या होगा कि हम लोग का पास में एक कार्बन है और इस पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, R1, R2, R3। ये सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए क्या होगा, ये यहाँ में ग्रुप है X। ठीक है, क्या है, ग्रुप है X। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि X काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही अगर ये बॉन्ड टूटेगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ में बता दूं, जैसे हम लोग SN1 पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग SN1 पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा आप यहाँ में समझ लीजिए कि सबसे पहले देखो यहाँ में क्या होता है कि ये R और X बॉन्ड बनाता है। RX जब बॉन्ड बनाता है तो यहाँ में सबसे पहले ये बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटेगा तो ये होगा R+। क्या होगा, R+। ये होगा R+, और यहाँ में क्या होगा, X- होगा। तो देखिए पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। कौन सा बनता है, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। और ये जो कार्बोकेटाइन बना, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, बोलेगा तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा है और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आइए हम लोग मुलाकात करते हैं। तो देखिए ये दोनों की यहाँ में मुलाकात हो रही है, तो क्या बना, एक प्रोडक्ट बना RNU। समझ में आ रहा है। तो ये देखो इसमें दो स्टेप है, SN1 रिएक्शन में कितना स्टेप हो रहा है, दो स्टेप। पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है। लेकिन SN2 में क्या होता है, देखिए SN2 में क्या होता है, RX जो आएगा ना, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल रहेगा और डायरेक्ट X को निकाल देगा। तो बन क्या गया, RNU, और यहाँ से X बाहर निकल जाता है। तो यही दो स्टेप में होता है कि जो आपको ये रिएक्शन कराया गया है वो दो स्टेप में होता है। एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। आइए इसको हम लोग SN1 को डिटेल में समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। देखिए तो ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मान लो कार्बन का साथ में तीन एल्काइल ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं और ये इसका साथ में क्या है, X का साथ में ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है। तो पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। पहला स्टेप में क्या होता है, अभी आपने देखा भी था, पहला स्टेप में क्या होती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और यहां से क्या होगा, X- बाहर निकलेगा। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा उस पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो तैयार ही है ना, न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक कर लेगा। तो अटैक कर लेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोगों का, जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए ऐसे बनेगा। तो ये जो पहला बॉन्ड होता है, देखिए पहला ये जो स्टेप होती है, उस बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये प्रोसेस जो होती है वो स्लो होती है। पहला जो होती है वो क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। पहला जो होती है वो क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। पहला जो होती है वो क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, वो दूसरा का साथ में कंबाइन होगा, तो जो सेकेंड स्टेप होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो देखिए यहाँ में जो कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। अगर इसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो आपको रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो आपको रीअरेंजमेंट कराना जरूरी नहीं है। अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो आप रीअरेंजमेंट कराइए। क्या आप समझ पा रहे हैं?
तो ये है SN1 रिएक्शन। SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड बन रही है। जैसे आप लोग देखिए A और B काफी अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं, दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। तो ये दोनों, पहला जो बॉन्ड टूट रहा है, मान लो पहला ब्रेकअप हो रहा है, तो ये बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। ये स्लो स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है। ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूरियां बढ़ रही है, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन जैसे ही ये दोनों बॉन्ड अलग हो जाएगा, तो वो फिर दूसरा का साथ में क्या कर लेगा, दूसरा का साथ में जाके ज्वाइन हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं आमिर खान की, ये दोनों की क्या हो गई, ब्रेकअप हो गई। अब दोनों दोनों फ्री हो गए, अब दोनों किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको। तो पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, इसी को बोला जाता है RDS। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है वही हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। तो समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या है, SN1 है। SN1 है, ये क्या है हम लोग का, SN1 है। देखिए SN1 में जो रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा, पहला स्टेप में क्या हो रहा है, क्योंकि पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। ये है हम लोग का सबस्ट्रेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है ना, RX, मतलब आप ये ऐसा बोल सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX। RX मतलब यहाँ में एल्काइल ग्रुप का साथ में जो भी है वो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सबस्ट्रेट ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी ये रिएक्टेंट होता है ना, उसी को बोला जाता है सबस्ट्रेट। तो यहाँ में आप लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, तो R इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ में इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है, 1। इस रिएक्शन की मोलिक्यूलरिटी कितनी होगी, आप सब ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, मोलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है। तो इसका ऑर्डर 1 है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम SN1 होता है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखना है कि SN1 जो होती है, पहला SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है, पहला स्टेप होता है वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होती है। दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, बात क्लियर है। पहला स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। बात क्लियर है। दूसरा स्टेप काफी फास्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप मेरे साथ नोट करते रहेंगे। पहली बात कि ये कितनी स्टेप रिएक्शन होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो SN1 होती है वो कितनी स्टेप रिएक्शन होती है, तो आप बोलेंगे कि जो SN1 होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ये जो होती है वो क्या होती है, बोलिए, 2 स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, बात क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। अच्छा, इसमें जो इंटरमीडिएट, पहला स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अच्छा देखिए, उसका बाद क्या होता है, उसका बाद क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, बात क्लियर है। पहला स्टेप से ही हम लोग का रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसका बाद अगर पॉसिबल, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप लोग क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो आप यहां में लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, पॉसिबिलिटीज ऑफ रीअरेंजमेंट। तो इस समय इस यहाँ का जो रेट लिखा जाता है वो क्या होगा, K इंटू सबस्ट्रेट। समझ में आ गया। इसलिए इसका यहाँ में पावर 1 है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम SN1 होता है। और यहाँ में ध्यान दीजिए, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ में जो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गया।
तो अगर मान लीजिए हम लोग का जो हेलोजन है कार्बोकेटाइन, मान लो कि कार्बोकेटाइन सब में टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन जो हेलोजन ग्रुप है, जो एक्स ग्रुप है, वो अलग अलग है। मान लो किसी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, तब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो RI का रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा होगा। फिर हम लोग का क्या होगा, RBR का होगा, फिर RCl का होगा, फिर RF का होगा। RI का क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि RI का बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा है, ये बॉन्ड आराम से इजी से टूट जाएगा, कार्बोकेटाइन का आराम से फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा होगी। RF में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ काफी कम होता है, काफी बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, लेकिन RI में ऐसा नहीं होता है, इसलिए RI का रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा होता है। आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कार्बोकेटाइन। तो आपको मालूम है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है, जैसे कार्बोकेटाइन टर्सरी कार्बोकेटाइन होगा, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल होता है। मान लो हम लोग के पास में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, मान लो यहाँ में आर 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 है, अगर हम लोग के पास में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और यहाँ में देखिए, और मान लीजिए हम लोग के पास में प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है, इसका मतलब कि कार्बोकेटाइन, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, 3 डिग्री। हाइपर कंजुगेशन आप लोग पढ़े ही हैं, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो SN1 में क्या होता है, 3 to 1, क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है। क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा SN2 देखते हैं, फिर हम लोग इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री। अरे मजा ही आ जाएगा आपको। देखिए, ध्यान से देखिए, अब हम लोग बात करेंगे SN2। SN2 का नाम होता है बाई मोलिक्यूलर, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन, देखिए मैं अच्छा से नहीं लिख पा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझ लेना है, मेरी भावनाओं को बस समझते रहना है आप लोगों को। तो देखिए, SN2 का मतलब होता है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN1 का मतलब होता है यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आपको समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग बात करते हैं, SN2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, SN2 की। तो देखिए SN2 में क्या होगा, SN2 में क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। SN2 में देखिए क्या हो रहा है, SN2 में बहुत मजेदार बात होती है। तो देखिए, अगर मान लो हम लोग के पास में यहाँ में कोई भी एल्काइल, SN2 में क्या हो रही है, मान लीजिए यहाँ में CH3X है, और यहाँ में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ में जो न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या हेलोजन का पास में 3 3 लोन पेयर होता है, ठीक है, तो क्या ये यहाँ से आएगा, क्या यहाँ से अटैक करेगा, क्या नहीं करेगा, यहाँ से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। समझ में आ गया। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ए और बी से काफी ज्यादा, ए और बी के बीच में काफी ज्यादा मोहब्बत है, काफी ज्यादा गैप कम है। मान लो ये सी पर्सन आया, ये मान लो गर्ल है, लड़की है, और ये लड़का है, लड़की लड़का आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और मान लो सी दूसरा क्या हो गया, दूसरा लड़की आ गई, और ये लड़की ये लड़का से क्या करना चाहती है, और वो आप लोग समझ ही रहे हैं क्या करना चाहती है, मतलब मिलना चाहती है। तो क्या ये डायरेक्ट इधर आएगी, नहीं आएगी, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, ये मेरा है और वो मेरा है, ये आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये डायरेक्ट ये क्या करेगा, सामने से अटैक नहीं करेगा, वो कहां से अटैक करेगा, पीछे से आके अटैक करेगी, ये आगे पीछे से अटैक करेगी कि तुम मेरा साथ में आओ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ बहुत ही, अब छोड़िए क्या बताया जाए। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए यहाँ में एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ में हेलोजन का पास में क्या है, बताइए, हेलोजन का पास में क्या है, हेलोजन का पास में भी लोन पेयर है, और न्यूक्लियोफाइल का पास में भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल का पास में भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल का पास में भी निगेटिव चार्ज है। तो ये हेलोजन डायरेक्ट यहाँ से अटैक नहीं करता है, ये अटैक यहाँ से करता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो जैसे ही यहाँ से अटैक करेगा, तो यहाँ में देखिए क्या हो रहा है,
पहले ये दोनों क्या था, ओल्ड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था, ओल्ड बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल धीरे 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 कार्बन का साथ में बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है। ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है। मतलब देखो, एक बॉन्ड ऐड हो रहा है, एक बॉन्ड टू मतलब जुड़ रहा है, दूसरा बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ में ये वाला स्टेप में क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये वाला स्टेप में क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ में क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग। बीबी, बीबी मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ में क्या होगा, जैसे ही जब बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा, और इस पे निगेटिव लिखना उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप पार्शियल निगेटिव लिख सकते हैं। मतलब कि ये बॉन्ड पार्शियली निगेटिव यहाँ में हो गया, मतलब ये बॉन्ड इसका साथ में टूट जुड़ रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। तो जैसे इसी को हम लोग बोलते हैं, ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना, और ये बहुत ही कम सेकेंड मतलब बहुत ही कम समय के लिए ये बनता है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट का बाद में ये बॉन्ड चला जाएगा। तो देखिए यहाँ में क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो CH3 का साथ में अटैक करेगा और X को बाहर निकाल देगा। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है, यहाँ में थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि जो SN2 रिएक्शन होती है, SN2 समझ में आ रहा है ना। SN2 में क्या हो रही है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ में देखिए ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया और CH3X को निकाल दिया। ये यहाँ में अटैक किया और यहाँ से X निकल जा रहा है और डायरेक्ट हम लोग का ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ में एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बनता है। अरे अगर मान लो ये वाला मतलब दबदा मतलब कि एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग है, और ये वाला ये बॉन्ड बहुत ही वीक है और ये मजेदार है, जबरदस्त है, तो ये डायरेक्ट आके इससे अटैक करके इसको निकाल देगा, बाहर कर देगा। नहीं, मैं इसका साथ में बॉन्ड बनाना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। कितना स्टेप में हो जाती है, एक स्टेप में हो जाती है। समझ में आ रहा है ना आपको, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। तो आगे हम लोग बात करते हैं SN2 की कुछ तो इसलिए देखिए यहाँ में अगर आप लोग देखिए, यहाँ में देख रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल था और यहाँ में क्या था, CH3X था। और ये रिएक्शन कुछ सॉल्वेंट का प्रेजेंस में कराते हैं, और हम लोग सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, X को निकाल दिया। तो यहाँ में देखो प्रोडक्ट बना ये। तो हम लोग का ये कंसंट्रेशन ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल मतलब कि दमदार है कि नहीं है। अगर मान लो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये बॉन्ड मतलब यहाँ से X निकलेगा ही नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होना पड़ेगा, मजेदार होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो इस रिएक्शन की अगर आप लोग रेट लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इंटू CH3X होगा। ये दोनों का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू न्यूक्लियोफाइल इंटू CH3X, इसी को सबस्ट्रेट बोलेंगे। और बताइए न्यूक्लियोफाइल यहाँ में 1 और 1, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, बोलिए, ऑर्डर 2। और इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितनी, अरे भाई मॉलिक्यूलरिटी कितनी, 2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, इसलिए इसको बोला जाता है SN2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आप लोग समझ में आ रहा है। इस रिएक्शन को बोला जाता है SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ये कॉपी कर लिए होंगे, और हम लोग देखेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसकी नोट करेंगे जिस तरह हम लोग SN1 में लिखे थे। फिर दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे कि दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, और इसका बाद हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसका बाद मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप लोग ये वीडियो SN1 और SN2 को देख लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। तो चलिए आप ध्यान दीजिए कि कॉपी कर लिए होंगे। तो हम लोग SN2 की कुछ नोट कर लेते हैं, कुछ नोट, कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है।
वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए SN2 में क्या होगा, फिर हम दोनों को एक साथ में हम लोग पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे। तो देखिए SN2 में क्या होता है, SN2 में SN1 में क्या था, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा था। SN2 में फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है, क्या होती है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। इसमें नो इंटरमीडिएट। देखिए SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा था कार्बोकेटायन, लेकिन SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो भी कुछ सेकेंड के लिए बनती है। तो आप लोग बोल सकते हैं नो इंटरमीडिएट, या में क्या लिख सकते हैं, नो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। ओनली क्या होता है हम लोग का, यहाँ में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। थर्ड बात क्या करेंगे हम लोग, नो रीअरेंजमेंट, इसमें कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। और नेक्स्ट बात में जो रेट होती है वो क्या होती है, K इंटू न्यूक्लियोफाइल इंटू, यहाँ में क्या होता है, सबस्ट्रेट, तो RX लिख देता हूँ, ठीक है, बात क्लियर है। तो इस रिएक्शन, इसलिए इसका रिएक्शन का पावर 1 है। तो आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़े ही होंगे, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी आप लोग समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहा है, उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ में न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, यहाँ में देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या ही होती है, यहाँ में रेट ऑफ रिएक्शन वही सेम होती है, RI, फिर होती है RBR, फिर क्या होती है, RCl, फिर होती है RF, ठीक है। और यहाँ में एक और बात डिपेंड करती है कि यहाँ में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होती है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि जितना ज्यादा, अगर मान लो आप लोग कार्बो अटैक करा रहे हैं, अटैक आप लोग क्या करा रहे हैं, अटैक करा रहे हैं, अटैक, ठीक है, अटैक करा रहे हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं, अटैक करा रहे हैं। देखिए देखिए मान लो ये एक्स है, मान लो यहाँ में कोई CH3 है, यहाँ में मिथाइल है, यहाँ में प्रोपाइल है, और न्यूक्लियोफाइल आया, बोला कि मैं कार्बन तुम्हारे साथ में अटैक करके ही रहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों का इंतजार का बाद से आपसे मुलाकात हो रही है। बोलेगा कार्बन नहीं, मेरे 3 भाई हैं, मेरा 3 बॉडीगार्ड है, तुम हमसे मिल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ में ये अटैक करना चाहेगा, देखिए तब तक ये ग्रुप क्या कर देंगे, उसको रिपेल कर देंगे, तो यहाँ में स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा। तो इस समय जितना ग्रुप यहाँ में, जितना कार्बन का बॉडीगार्ड कम रहेगा, उतना ही ज्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो SN1 का केस में, किसका केस में, SN1 का केस में जो स्टेबिलिटी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होती है, लेकिन SN2 का केस में इसका उल्टा हो जाता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है, SN1 और SN2। अब हम लोग इसको एक बार मैं आपको इसका स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, इसका हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे, पढ़ना है हम लोगों को स्टीरियो। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का सामने आ गया स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए हम लोग केवल थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को पूरा डिटेल में ही पढ़ते हैं। तो हम लोग उसका बाद हम लोगों को समझ में आएगा, उसका बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि SN1 और SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले एक टर्म होती है, उसका नाम होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या नाम होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ये हम लोगों को जानना है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि कंपाउंड हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड हैविंग सेम, कंपाउंड हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, compound having similar physical and chemical properties but different only in the behavior of
प्लेन पोलराइज। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स उसको बोलते हैं कंपाउंड हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट ओनली इन द बिहेवियर ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट is called optical isomers, is called optical isomers, and this phenomena is known as optical isomerism। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये समझना है कि ये क्या बोल रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है। तो देखिए बोल रहे कि ये ऐसा कंपाउंड जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन उसका केवल डिफरेंट बिहेवियर ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, different only in the behavior of plane polarized light is called optical isomers and this phenomena is known as optical isomerism। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखो हम लोगों को समझना है, हम लोगों को क्या करना है, समझना है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एक टर्म आया प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में हमेशा बोलेंगे पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग का प्लेन पोलराइज आपको समझना है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। तो देखिए प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है ये आप लोग यहां में देखेंगे, एक हम लोग के पास में एक प्रिज्म होता है, ये हम लोग के पास में क्या है, प्रिज्म होता है, निकल प्रिज्म, निकल प्रिज्म, ठीक है। और इस निकोल प्रिज्म पे NiCOl, निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म है हम लोग का। ये निकोल प्रिज्म पे जब हम लोग लाइट डालते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, पहले मान लो यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक लाइट है, कोई भी लाइट है, यहाँ में इसका कहीं इसका रेडिएशन हर डायरेक्शन में हो सकता है। मैं थोड़ा सा सुंदर से बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कलाकारी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाएगा, कोशिश जारी रहेगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक हम लोग का पास में क्या है, प्रिज्म है, निकल प्रिज्म है, एक लाइट है। अभी ये लाइट की रेडिएशन ऑल डायरेक्शन में है, लाइट की रेडिएशन क्या है, ऑल डायरेक्शन। ये सिंपल लाइट है, ये क्या है, सिंपल लाइट है। जब लाइट को हम लोग निकल प्रिज्म से पास कराते हैं, जब हम लोग निकल प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये लाइट का जो डायरेक्शन है, जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। क्या आ जाता है, एक ही डायरेक्शन में आ जाता है। इसी एक ही डायरेक्शन में जो लाइट का रेडिएशन आ जाता है या लाइट का डायरेक्शन आ जाता है, इसी को बोला जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोला जाता है भाई, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोला जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट। मान लो अभी हम लोग का ये मान लो हम लोग का ये क्या है, ये है। अगर हम लोग का लाइट ऐसा आ रहा है, मान लो लाइट बहुत सारा लाइट है ऐसा भी आ रहा है, लेकिन यहाँ में वही लाइट पास करेगा जो इसका क्या है, पैरेलल है। तो जो लाइट इससे पैरेलल आ जाता है, एक डायरेक्शन में आ जाता है, जो लाइट ऐसा होगा वो इससे क्या होगा, पास हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, उसका सेम डायरेक्शन होगा। तो जो लाइट बाहर आती है उसी को बोला जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोला जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट। और ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम लोग एक सोल्यूशन में पास कराते हैं, ये सोल्यूशन में पास कराते हैं, अगर ये सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को कुछ एंगल में रोटेट कर देता है, क्या करता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट कुछ एंगल में रोटेट करता है। तो देखिए अगर ये सोल्यूशन मान लो ये एक सब्सटेंस है, जैसे ही हम लोग इसको प्लेन पोलराइज लाइट में पास कराएंगे, अगर ये सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को कुछ एंगल में रोटेट कर देगा, या तो उसको क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा या उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो ये जो सब्सटेंस को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है तो इस सोल्यूशन को, ये सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। समझ में आ रहा है, पहली बात समझ में, आप एक बार और ध्यान से सुनेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन उसका जो प्लेन पोलराइज लाइट का बट ओनली डिफरेंट इन द बिहेवियर ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम लोग निकोल प्रिज्म, ये क्या है, निकोल प्रिज्म, निकल प्रिज्म पे अगर कोई भी लाइट को पास कराते हैं, अगर उस लाइट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन कोई एक यूनी डायरेक्शन में कर देता है, ये यूनी डायरेक्शन हो जाता है, यूनी डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में वो लाइट आ जाती है, उसी को बोला जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। इस प्लेन पोलराइज लाइट को एक सोल्यूशन में पास कराते हैं
अगर ये सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को कुछ एंगल में रोटेट करता है, या वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या आपको यहां तक बात क्लियर है? तो देखिए, जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो लिबियो रोटेटरी बोला जाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी लिखा जाता है या प्लस साइन से लिखा जाता है, लिबियो रोटेटरी को एल लिखा जाता है या माइनस एल लिखा जाता है, माइनस साइन लिखा जाता है। क्या आप समझ में आ रहा है? तो देखो, ये जो सोल्यूशन, कौन सोल्यूशन जो होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, और कौन सा सोल्यूशन जो होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, वही सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है जिसका पास कायरल कार्बन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसका पास देखिए, जिसका पास कायरल कार्बन होती है, कायरल कार्बन, या कोई चिराल बोलता है, अरे बोलने का मतलब है आप कुछ भी बोलिए, कायरल कार्बन। देखिए, वही वही सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा जिस सोल्यूशन का पास में कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर वो कायरल कार्बन है तभी वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में करता है तो लेबियो रोटेटरी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये होता है, देखो, कायरल कार्बन। क्या होता है? कायरल कार्बन। क्या होता है? कायरल कार्बन। अच्छा देखिए, अब कायरल कार्बन क्या है? देखिए, कायरल कार्बन उसको बोलते हैं जब कार्बन की चारों वैलेंसी पी, क्यू, आर, एस, अगर कार्बन की चारों डिफरेंट वैलेंसी का, कार्बन का साथ में जो चारों बॉन्ड बनाया है, अगर वो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। ये कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। ये क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है क्या? नहीं, एसिमेट्रिक होता है। क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है। समझ में आ गया? ये सिमेट्रिक नहीं होता है, आप काटेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ये एसिमेट्रिक होता है। तो इसी को बोला जाता है कायरल कार्बन, जब कार्बन की चारों वैलेंसी, चारों ग्रुप अलग अलग अटैचमेंट होते हैं तो उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कायरल कार्बन। अब ये होता है एकायरल। एकायरल मतलब होता है कि कार्बन के चारों ग्रुप सेम ना हो। जैसे मान लो ये आर है, ये भी आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये देखो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे, ये एक कायरल कार्बन होगा। क्या होगा? एक कायरल कार्बन होगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया? एक कायरल कार्बन होगा। ये सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। अगर मान लो इस प्लेन से आप लोग काट देंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया? तो देखिए, अगर हम लोग एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं, लैक्टिक एसिड का एक एग्जांपल लिखते हैं, ये देखिए लैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड में क्या होता है, ये कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, ये H होता है, ये क्या होता है? CH3 होता है, ये क्या होता है? CH3 होता है, और CH3 का साथ में यहाँ में क्या होता है? ये OH होता है, और यहाँ में क्या होता है? COOH होता है। क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। इसलिए कौन सा फॉर्मूला है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? लैक्टिक एसिड है। जब हम लोग इसका मिरर इमेज बनाते हैं, अरे मिरर इमेज, शीशा में इसका चेहरा बनाते हैं, शीशा में इसका चेहरा बनाते हैं, तो देखिए जो ये शीशा में ये इधर दिखाई दे रहा है वो इधर हो जाएगा। ये हो गया H, और ये हो गया हम लोग का COOH, और यहाँ में हो गया CH3। समझ में आ गया? तो दोनों, क्या ये दोनों को एक दूसरे का ऊपर में रखेंगे तो क्या ये एक दूसरे को ढक लेगा, कवर कर लेगा? नहीं करेगा। तो ये एक दूसरे का क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होता है। ये क्या होता है? नॉन सुपर नॉन सुपर इम्पोसिबल नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होता है। मतलब कि जो कायरल कार्बन होता है वो दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उसका दो स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोग इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे तो इसको आपको लेबियो रोटेटरी बोलना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? इसलिए दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ये एक दूसरे का क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोसिबल होता है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होता है। क्या आपको समझ में आ गया? कोई बोलेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है? तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में करेगा तो लेबियो रोटेटरी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी हम लोग केवल स्टीरियो केमिस्ट्री को
केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ ही देर का बाद में यहाँ में हम लोग लाएंगे SN1 SN2। चलिए, मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। मजा मजा आएगा तो केमिस्ट्री में भी मजा आ जाएगा और रियल लाइफ में भी मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमर्स। एक टर्म होती है इनेंशियोमर्स, किसको बोलते हैं? तो देखिए, जो डी और एल, जो डेक्सो रोटेटरी और लेबियो रोटेटरी होते हैं, वो दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स किसको बोलते हैं? जिसमें ऐसा जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन उसका किसमें केवल डिफरेंट होता है, प्लेन पोलराइज लाइट का ओरिएंटेशन में डिफरेंट होता है। बात क्लियर है? तो उसी को बोला जाता है, जो डी और एल फॉर्म होता है उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। तो डी एंड एल आर इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, और डी और एल एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ये देखिए इनेंशियोमर्स, ENANTIOMERS, इनेंशियोमर्स। मतलब डी एंड एल आर इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। डी और एल एक दूसरे का क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स होते हैं। और ये दोनों क्या भी होते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? एकदम आपको समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है उसी को हम लोग रेशमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर, रेशमज रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलिए आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट तो हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 और SN2 में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट SN1 और SN2 को बताता तो शायद आपको कम समझ में आता, इसलिए हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को पूरा डिटेल में समझ लिए हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 में। तो देखिए, यहाँ में हम लोग का क्या होगा? ठीक है, हम लोग का मान लीजिए एक ऐसा ये है, यहाँ में कार्बन है, और कार्बन का साथ में यहाँ में कौन सा ग्रुप लगा है? CH3। यहाँ में क्या है? प्रोपाइल। और यहाँ में क्या है? इथाइल, शॉर्ट में लिख देते हैं इथी। और यहाँ में X ग्रुप है। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? SN1 की। SN1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? SN1 की। SN1 में पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, ये बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ में क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन क्या होता है? जनरली प्लेनर होता है। कार्बोकेटाइन क्या होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर। तो देखिए, प्लेनर होगा तो ये क्या होगा? कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, मतलब एक प्लेन में होंगे। ठीक है, यहाँ में आपको दिखाई देगा CH3, और यहाँ में दिखाई देगा प्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ में दिखाई देगा इथाइल ग्रुप। और ये कार्बन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसका कार्बन का पास में एक तो p ऑर्बिटल है वैकेंट, तो इसका पास एक p होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका पास क्या होगा? एक p होगा। मान लो p होगा ऐसे। ठीक है, अब ये इस पे अब क्या आएगा? हम लोग का न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ में क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। देखिए, अब न्यूक्लियोफाइल आने का दो तरीका है। या तो न्यूक्लियोफाइल, या तो देखिए इसका पास न्यूक्लियोफाइल आने का दो तरीका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल आने का दो तरीका है। न्यूक्लियोफाइल आने का दो तरीका है, आप यहाँ से ध्यान दीजिए। या तो एक बार न्यूक्लियोफाइल, मैं एक रेट से दिखा देता हूँ, या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से एक बार आके अटैक कर सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। या थोड़ा सा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, कलर 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 चेंज हो जाओ। ठीक है ना, यहाँ में ध्यान दीजिए। हेलो, दिखाई देगा कि नहीं? ठीक है, या तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग का यहाँ से अटैक होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ में आ रहा है, या तो ये इधर से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, या तो यहाँ से अटैक करेगा। तो हम लोग का देखिए दो प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए मैंने दो कलर से। यहाँ में देखो, एक बार न्यूक्लियोफाइल रेड से आएगा तो यहाँ में न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। एक बार येलो से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। जब बैक साइड से आएगा तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ में देखिए CH3 होगा, और यहाँ में क्या होगा? प्रोपाइल होगा, और यहाँ में इथाइल होगा, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा। क्या आप समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग रेड से आएगा, मान लो न्यूक्लियोफाइल आगे से अप्रोच कर रहा है,
जब वो न्यूक्लियोफाइल आगे से अप्रोच करेगा, तो जब आगे से करेगा तो न्यूक्लियोफाइल ऐसा लग जाएगा, और ये होगा CH3, ये होगा प्रोपाइल, और ये होगा इथाइल। क्या आप लोग समझ में आ रहा है? या तो न्यूक्लियोफाइल आगे से आ सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ सकता है। तो देखो, हेलोजन आगे से हटा है और उसी डायरेक्शन, हेलोजन जिस डायरेक्शन में हटा है, अगर वहीं में जाके जाके थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिए। हेलोजन अगर जिस डायरेक्शन से हटा है, अगर उसी डायरेक्शन में जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। ये होगा रिटेंशन। क्या होगा? रिटेंशन, मतलब जहां से हटा है वहीं में लगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल आगे से निकल रहा है, सॉरी, हेलोजन आगे से निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्जन। तो देखिए इसमें क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ, और इसमें क्या हो गया? इन सॉरी, रिटेंशन हुआ, और इसमें क्या होगा? इन्वर्जन हुआ। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? तो जब भी SN1 होगा, तो या तो उसमें रिटेंशन होगा या तो इन्वर्जन होगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे हम लोगों को, दो प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट जो बनेगा, या तो वो बैक साइड से अटैक करेगा या तो फ्रंट साइड से करेगा। जब वो बैक साइड से करेगा तो इन्वर्जन होगा, जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो रिटेंशन होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो क्या आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे बताएंगे, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? अब बिल्कुल चाहेंगे ना आप लोग? बिल्कुल चाहेंगे। मतलब कि एक बार देखो, हम लोग का प्रोडक्ट या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ में आ रहा था, मैं थोड़ा सा देख लूँ क्या था, और यहाँ में ठीक है, यहाँ में हम लोग का क्या था? मिथाइल, यहाँ में था प्रोपाइल, और यहाँ में था इथाइल। एक ये प्रोडक्ट बन रहा था, दूसरा ये प्रोडक्ट बन रहा था। क्या यही तो बन रहा था? देखिए यही बन रहा था, यही हम लोग का बन रहा था। यहाँ में था इथाइल और यहाँ में हो गया प्रोपाइल। क्या आप लोग समझ में आ रहा है? तो देखिए, क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? और क्या ये कार्बन आपको कायराल कार्बन दिखाई दे रहा है? क्या क्या ये कायराल कार्बन है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा? क्या ये प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्टो और लेबियो दो फॉर्म में रोटेट करेगा? अरे करेगा ना। तो ऐसे ही सब्सटेंस को तो हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते थे। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? अरे बोलिए, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो क्या जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, क्या वो जब ऑप्टिकली एक्टिव से पास होती है, तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस उस प्लेन पोलराइज लाइट को दो फॉर्म में रोटेट करता है? एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक डेस्टो, तो दूसरा क्या होता है? लेबियो रोटेटरी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसलिए हम लोग का दो प्रोडक्ट बना, एक डेक्स्टो बना तो दूसरा लेबियो बना। एक डेक्स्टो बना तो दूसरा क्या बना? लेबियो बना। तो देखिए, अगर आप लोग देख के नहीं बता सकते कि कौन डेक्स्टो है कौन लेबियो है, उसको पोलारीमीटर से हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यही दो फॉर्म बना, डेक्स्टो और लेबियो। अच्छा बताइए, क्या ये 1 और 2 एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं? क्या 1 और 2 एक दूसरे का क्या होगा? मिरर इमेज होगा कि नहीं होगा? अगर ये मिरर इमेज है, तो क्या ये 1 और 2 आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर मिरर इमेज है? क्या ये एक दूसरे का ऊपर में कवर नहीं करेगा? तो आप लिख सकते हैं कि 1 और 2 आर इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स एक दूसरे का इनेंशियोमर्स है। ठीक है, बात क्लियर है? इसका मतलब 1 और 2 एक दूसरे का क्या है? नॉन सुपर इम्पोसिबल, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। क्या आपको समझ में आ रहा है? मिरर इमेज एक दूसरे का ऊपर में कवर नहीं करेगा। और थर्ड, ये क्या हम लोग का बनेगा? ये आपको बताया गया था ना, रेस रेसिम रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन अकर्स होगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये कहानी थी किसमें? SN1 में। देखिए अटैक कहां से कर रहा है, वो बोलेगा कि मैं अटैक कहां से करूं, अटैक कहां से करूं। देखिए यहाँ से इसका पास दो रास्ता है, तो ये बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल बोलेगा गुलाब ख्वाब जाम जहर इमाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब जाम जहर इमाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। मतलब मैं आगे से अटैक करूं कि पीछे से अटैक करूं। चलिए आगे से आगे हम लोग बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं SN2 की। SN2 की अब हम लोग बात करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री किसकी? SN2 की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? SN2 की। हम लोग किसकी बात करेंगे? SN2 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? SN2 की। अच्छा देखिए, एक और कुछ टर्म छूट गया। SN1 में जो हो रहा था,
ठीक है, SN1 तो पढ़ ही लिए हम लोग, SN2 की देख लेते हैं, सॉरी SN2 देख लेते हैं। ओ सॉरी क्यों, हाँ ठीक है ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो चलिए SN2 की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, SN2। तो SN2 में सबसे पहले क्या होगा, SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री जाननी है, SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री जाननी है। SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, तो देखिए SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री करनी है तो मान लो ये हम लोग का कार्बन है, कायरल कार्बन है, और यहाँ में H है, और यहाँ में D है, और यहाँ में T है, मतलब ये हाइड्रोजन का आइसोटोप लिखा गया है। ठीक है, प्रोटेरियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम आपको मालूम है, और यहाँ में X है, और यहाँ में न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया, तो देखिए यहाँ में क्या होता है कि हेलोजन, क्योंकि हेलोजन यहाँ से निकल रहा है, हेलोजन का पास में क्या है बताइए, लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे तो अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। समझ में आ रहा है ना, बैक साइड से वो अटैक करेगा। यहाँ से अटैक करना गलत हो जाएगा क्योंकि हेलोजन का पास में लोन पेयर है। तो देखिए यहाँ तक होगा, तो यहाँ में क्या होगा, पहला स्टेप में देखो हेलोजन बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो देखो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। बताया ना कि ये धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है, ये वाला, ये धीरे धीरे वाला बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ में क्या है, एच, और यहाँ में क्या होगा बोलो, डी, और यहाँ में क्या होगा, टी, और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा और ये बॉन्ड टूट रहा होगा। क्या बात क्लियर है, इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। उसका बाद क्या होगा, ये बॉन्ड फाइनली निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। देखो यहाँ में न्यूक्लियोफाइल आया, बैक साइड से अटैक किया, तो यहाँ में हो गया H D T, सॉरी यहाँ में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ में हो गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ में क्या होगा हम लोग का, देखो न्यूक्लियोफाइल जहाँ में देखो डी है ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ में आएगा तो डी को डायरेक्ट पीछे भगा देगा, मतलब उस पर अटैक कर देगा, तो डी का जो पोजीशन होगा उसका बैक साइड में आ जाएगा। और यहाँ में क्या हो गया, टी हो गया। तो यहाँ से यहाँ में बोलो इन्वर्जन हुआ या रिटेंशन हुआ। आप बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल जो हेलोजन है, हेलोजन जो निकल रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये इसी को वाल्डन इन्वर्जन बोला जाता है। तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। तो SN2 में इन्वर्जन होता है, क्या आप लोग समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करेगा तो क्या करेगा, जो पीछे वाला ग्रुप होगा उसको आगे ला देगा, सामने ला देगा। बात क्लियर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, वेल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। तो SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, बात क्लियर है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए ये हम लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का रिएक्शन कराएंगे तब आपको पता चलेगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिएजेंट दिया होगा और आपको न्यूक्लियोफाइल दिया होगा, रिएजेंट दिया होगा तो उसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा और उसका क्या नाम होगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखिए हम लोग इसका बारे में चर्चा करना है, हम लोगों को इसका बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग का पास में NaOH है, NaOH, तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, Na को हटा देंगे तो क्या होगा, OH माइनस होगा इसका न्यूक्लियोफाइल। तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल RX होगा, हम लोग का ना प्रोडक्ट RX है ना, हम लोग का ये RX होगा, RX मान लो ये, तो X हट जाएगा तो OH जाके अटैक होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH, और ROH का नाम क्या होता है, एल्कोहल। क्या नाम होता है, एल्कोहल। तो आपको याद रखना है। और ये जो जनरली जो रिएक्शन होती है वो होती है SN2 रिएक्शन, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि OH माइनस जो होती है वो काफी ज्यादा दमदार होता है और X माइनस लिविंग ग्रुप होता है। तो OH जब अटैक करेगा, क्योंकि OH क्या है, एल्कोहलिक है, वो हेलोजन को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो ये जनरली वन स्टेप रिएक्शन होती है, तो नाम हो गया SN2। ये जनरली SN2 शो करता है, या NaOH हो या KOH हो। अगर हम लोग के पास में पानी है, क्या है, पानी है, तो पानी का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वाटर होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूट्रल भी होता है, तो वाटर ही होगा। और ये भी जो हम लोग का जो प्रोडक्ट देगा एल्कोहल बनाएगा, और इसका नाम क्या ही होगा, एल्कोहल होगा। और ये जनरली कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, SN1। जितने भी हाइड्रोलिसिस है तो वो सब क्या करते हैं, SN1 शो करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग के पास में NaOR डैश है, NaOR डैश है, तो इसका जो NaOR डैश है तो O माइनस R डैश, ये क्या होगा, हम लोग का न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये R से जाके क्या होगा, अटैक होगा, तो ROR डैश होगा।
और आर डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग का दूसरा बात करेंगे NaI, किसकी बात करेंगे, NaI, तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, I माइनस। आप लोग समझ रहे हैं ना कि Na को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, I माइनस। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Ri। इसका क्या बन गया, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। समझ में आ गया। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट होगा NH3 होगा। क्या होगा, NH3। NH3 का जो हम लोग का, ये भी न्यूट्रल होगा। तो ये हम लोग का क्या होगा, और ये जो हम लोग का जो NaRO जो होता है, NaOR होता है, ये SN2 रिएक्शन शो करता है। कौन सा शो करता है, SN2। और NaI भी कौन सा रिएक्शन शो करता है, SN2। NH3 जो होता है वो कौन सा रिएक्शन शो करता है, SN1। ये दो स्टेप का रिएक्शन होती है। पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर ये होगा। तो यहाँ में हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, RNH2। एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और कार्बन लगा दीजिए, तो ये हम लोग का क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन। क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन। उसी तरह 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन होती है। बात क्लियर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार बना के लिखनी है। हम लोग का अगर मान लो KCN है, KCN, तो ये SN2 रिएक्शन होती है, ये SN2 रिएक्शन होती है। SN2 मैं इसको रेड से लिखा हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये SN2, और इसका जो न्यूक्लियोफाइल होती है वो क्या होती है, इसका न्यूक्लियोफाइल CN होता है। क्या होता है, CN होता है, CN होता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये क्या बनाएगा, RCN बनाता है। क्या बनाता है, RCN। RCN इसका नाम होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल या साइनाइड। इसका नाम क्या हो गया, नाइट्राइल, या इसका नाम होता है साइनाइड। समझ में आ गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हम लोग के पास में लिखा है AgCN, क्या लिखा है, AgCN। समझ में आ गया। यहाँ में जो हम लोग का जो C से अटैक होता है ना, C से अटैक होता है, नाइट्रोजन का पास भी लोन पेयर है लेकिन अटैक C से होता है। बात क्लियर है। तो अगर हम लोग का AgCN होगा, देखिए AgCN, हम लोग का जो AgCN होगा ये भी SN2 होता है, और AgCN भी रिएक्शन क्या होती है, SN2 होती है। तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, मान लो AgCN, तो यहाँ में नाइट्रोजन का पास में क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ में नाइट्रोजन जो लोन पेयर होता है वो जाके अटैक करता है, तो प्रोडक्ट बनता है RNC। क्या बनता है, RNC। ये बना आइसोसाइनाइड। क्या बनाया, आइसोसाइनाइड। क्या बनाया, आइसोसाइनाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN का साथ में कराएंगे तो साइनाइड बनेगा, नाइट्राइल बनेगा, लेकिन AgCN का साथ में कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हम लोग का एक और इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग KNO2 का साथ में रिएक्शन कराएं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी लास्ट का लिखा जा रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। KNO2 किसका साथ में, KNO2। ये भी रिएक्शन कैसे होती है, SN2, डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होगा, KNO2 का जो स्ट्रक्चर होगा, KNO2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, देखो यहाँ में O डबल बॉन्ड NO माइनस, यहाँ में लोन पेयर, इसका पास भी लोन पेयर, इसका पास भी लोन पेयर, इसका पास भी लोन पेयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये जो अटैक होता है, ये जो अटैक होता है वो किससे होता है, O से होता है। क्या होता है, O से होता है। तो बनता है RONO, RONO। देखिए ये अटैक करता है O से, O से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ONO ये NCERT में पूरा दिया है, RONO बनेगा, RONO प्रोडक्ट बनेगा। और इसका जो नाम होता है एल्काइल नाइट्राइल, इसका नाम होता है एल्काइल नाइट्राइट। क्या बनता है, एल्काइल नाइट्राइट। समझ में आ गया। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए। KNO2 का जो होता है वो में क्या बनता है, RONO बनता है, RONO एल्काइल नाइट्राइट बनता है। बात क्लियर है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। एक और ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है, एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कहाँ लिखूं, मैं यहाँ में लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो अगर हम लोग के पास में एक ये होगा, KNO2 होगा। क्या होगा, KNO2 होगा। तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है KNO2 में वो होता है O। KNO2 में KNO2 हो गया था हम लोग का, KNO2 हो गया था ना। अब हम लोग को देखना है AgNO2। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्या है, AgNO2। तो AgNO2 का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होता है, देखो उसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा होता है ओ AgO माइनस, AgO माइनस N डबल बॉन्ड O।
तो यहाँ में N से अटैक करेगा, यहाँ में किससे अटैक करता है, नाइट्रोजन से अटैक करता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है। तो इससे जो हम लोग का प्रोडक्ट बनता है RNO2 बनता है। अगर KNO2 होगा, देखो KNO2 होगा, तो अगर हम लोग रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, RONO बनाएगा, एल्काइल नाइट्राइड बनाएगा। लेकिन अगर AgNO2 होगा तो RNO2 बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा। इसका नाम क्या है, नाइट्रो एल्केन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। अगर RONO होगा तो ये बनाएगा एल्काइल नाइट्राइट। क्या आप समझ रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको कॉपी कर लीजिए। मैं इसको बैक कर देता हूं, आप इसको जरूर कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं थोड़ा सा रुका हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों का सामने एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग का एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN का साथ में कराते हैं तो बताइए क्या ये डायरेक्ट SN2 है, क्या ये SN2 है। SN2 में क्या रीअरेंजमेंट होता है, क्या नहीं। Cl को हटाना है, उसका जगह में CN ला देना है। क्या यहाँ में बात हो गया। क्या AgCN होता है तो क्या बताया गया था, AgCN में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड NC बन जाता है। तो यहाँ में हम लोग का प्रोडक्ट क्या होगा, NC होगा। अच्छा बताइए KNO2 में क्या होता है, KNO2 में ONO बनता है। KNO2 में क्या बनता है, ONO बनता है। यहाँ में नो रीअरेंजमेंट, ये ONO बनता है, ONO। और AgNO2 रहेगा तो क्या बनेगा बताइए, AgNO2 में क्या बनेगा, AgNO2 में NO2 बनता है। क्या बनता है, NO2। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NO2। और सारे रिएक्शन क्या है, SN2, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं है। क्या आप लोग समझ में आ रहा है। तो आप इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आप लोग का सामने क्वेश्चन आ गया है और आपको बताना है इसमें कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN2। तो बताइए इसमें SN2 में किसकी रेट ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ से अगर क्लोरीन निकलेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, और यहाँ से कार्बोकेटाइन निकालेंगे तो यहाँ में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो SN2 में क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही तो ऑर्डर होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। तो यहाँ में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो 1 डिग्री बन रहा है, यहाँ में कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, किससे, बी से। तो ये होगा। यहाँ में देखिए यहाँ में सब ग्रुप सेम है, यहाँ में क्या है, यहाँ में कार्बन सेम है, यहाँ में क्या है, लिविंग, किसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, कौन जल्दी से निकल जाएगा। आयोडीन बताया गया था RI की सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी हम लोग का क्या होगा, ए और बी, इसका भी सेम होगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ऐसे कंपेयर करेगा कि कौन फास्टर SN2 रिएक्शन देगा। तो ये ए फास्टर देगा बी से। चलिए SN1 में भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन SN1 के लिए। तो बतानी है अगर मान लो यहाँ से Br जाएगा तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। यहाँ से निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज दो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में डिलोकलाइज है, और यहाँ से जाएगा तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, सब इसका हम लोग का क्या बताना है, SN1 बताना है। SN1 का क्या ऑर्डर है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, पहला का आंसर होगा CBA। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इसका भी देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग का सामने क्वेश्चन प्रस्तुत हो गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या इसकी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन क्लोरो से आयोडो कंपाउंड में करना है। तो इस रिएक्शन का नाम फिनक्लिस्टीन था। क्या याद आ रहा है, फिनक्लिस्टीन। तो देखिए फिनक्लिस्टीन रिएक्शन करनी है तो यहाँ में क्या करना है, आपको क्लोरीन का जगह में क्या कर देना है, क्लोरीन का जगह में आयोडीन लगा देनी है। तो ये हो गया। देखिए यहाँ में एक्वस KOH है तो ये रिएक्शन SN2 होगा। SN2 में क्या होगा, K प्लस और OH माइनस होगा, न्यूक्लियोफाइल OH हो गया। ब्रोमीन को हटाइए क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो यहाँ में OH लग जाएगा। फिर यहाँ में देखिए KCN है, K प्लस CN माइनस, न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन होगा, कौन सा होगा, SN2। तो यहाँ में डायरेक्ट हटाना है, डायरेक्ट हटाना है और CN को लगाना है। अगर AgCN होगा तो NC बनेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगर हम लोग का पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि अगर हम लोग का पास में एल्कोहल है, इसको अगर बोलेगा कन्वर्ट, इसको बोलेगा कन्वर्ट CN में, तो आपको क्या करना है, एल्कोहल से इसमें कन्वर्ट करना है CN में। तो क्या सबसे पहले देखो,
आपको ये क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल को सबसे पहले आपको हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा। तो क्या एल्कोहल को हेलो एल्केन बनाने का बहुत सारा मेथड बताया गया था। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एक्वस केओएच का साथ में करा दी, सॉरी, हम लोग क्या कराएंगे, सबसे पहले SOCl2 का साथ में कराएंगे, PCl3 का साथ में कराएंगे, PCl5 का साथ में कराएंगे, तो हम लोग का एल्कोहल डायरेक्ट हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। SOCl2 का साथ में करा दीजिए, तो SOCl2 में क्या, ये क्लोरीन बन गया, और इसको यहाँ बनाना है, तो आप इसकी रिएक्शन किसका साथ में करा देंगे, KCN का साथ में करा दीजिए, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। चलिए समझ रहे हैं ना आपको, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। अगर वही यहाँ में बोलता कि आप इसको ऐसे कन्वर्ट करिए N से, तो आपको इसको यहाँ से किसका साथ में रिएक्शन कराना था, AgCN का साथ। समझ में आ गया। चलिए, तो अगर आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहा है, मान लो यहाँ में इथाइल है, यहाँ में इथाइल है, यहाँ में मिथाइल है, और यहाँ में फिनाइल है, और यहाँ में X है, यहाँ में क्या है हम लोग का, ब्रोमीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराना है वाटर का साथ में, किसका साथ में कराना है, वाटर का साथ में। तो यहाँ में वाटर का साथ में कराने से हम लोग का प्रोडक्ट बना A और B। तो वाटर में बताइए कौन सा रिएक्शन होती है, SN1। क्या होती है, SN1। तो क्या आपको बताया गया है कि SN1 में जो SN1 होगा, SN1 क्या उसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। तो एक बार OH माइनस, मतलब ये इसका न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस। तो एक बार देखो, एक बार OH ऐसा होगा, एक बार OH जहां से ब्रोमीन हटा वहां में OH आ गया, दूसरा बार OH उसका बैक साइड से अटैक करेगा। समझ में आ रहा है ना, दूसरा बार कहां से अटैक करेगा, बैक साइड में। तो देखिए दो प्रोडक्ट तभी बनेगा तब ये जो एल्काइल हैलाइड हो वो कायराल कार्बन होना चाहिए। क्या होना पड़ेगा, कायराल कार्बन होना चाहिए। अभी तक देखिए कोई भी कायराल कार्बन नहीं था, तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। तो जब वो कायराल कार्बन होगा और SN1 होगा तो वो दो प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर ये देखो, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, रिटेंशन, रिटेंशन, और दूसरा क्या होगा, इनवर्जन। क्या होगा, इनवर्जन। समझ में आ गया, एक होगा रिटेंशन और दूसरा होगा इनवर्जन। और बताइए, मान लो ये A और B है, एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है कि नहीं है, मिरर इमेज है। तो वन A और B एक दूसरे का क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, नॉन सुपर मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। और A और B इनेंशियोमर्स होगा। क्या होगा, इनेंशियोमर्स होगा। चलिए, तो आप कॉपी कर लिए, कॉपी कर लीजिए। एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग के पास में मान लो ये ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन है, और यहाँ में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ में H है, और यहाँ में D है, यहाँ में H है, और यहाँ में D है। और इसकी रिएक्शन आप लोग करा रहे हैं NaI एसीटोन का प्रेजेंस में। किसका प्रेजेंस में, NaI एसीटोन का प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन कैसा होगा, SN2 होगा। कैसा होगा, SN2। इसका I माइनस अटैक करेगा। क्या करेगा, I माइनस। तो क्या, जब यहाँ से देखो ये ब्रोमीन है, यहाँ में आके अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है, कायराल कार्बन है। तो ये अटैक करेगा, क्या करेगा, ये अटैक करेगा। देखिए अटैक करेगा, तो क्या यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा और आई आ जाएगा। क्या जब आयोडीन अटैक करेगा तो क्या इसमें बोलो क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो आप क्या करिए, ये वाला जो दोनों बॉन्ड है ना, इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका दोनों प्रोडक्ट ये कर देंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखिए मिथाइल सेम रहेगा, यहाँ में क्या हो गया, आयोडीन लग गया, और ये दोनों को रिवर्स कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए, इसको एच कर दीजिए। ये वाला कार्बन में कुछ भी नहीं करना है, कायराल कार्बन का साथ में अटैच है, वही वाला बॉन्ड को हम लोग को चेंज करना है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक आपका सामने क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहा है, क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहा है, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन बहुत ही, ये डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये प्लेन का अंदर है और ये प्लेन का परपेंडिकुलर है। मान लो H है और ये Br है। ठीक है, बात क्लियर है। क्या ये कायराल कार्बन है, कायराल कार्बन है। तो अब देखिए, जब इसमें अगर हम लोग रिएक्शन कराएं NaCN का, NaCN का, तो क्या Na प्लस Cn माइनस होता है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस होगा। और ये रिएक्शन कैसी होती है, SN2। क्या होती है, SN2। क्या SN2 जो Cn माइनस क्या आके अटैक करेगा, यहाँ में इस कार्बन में अटैक करेगा। तो क्या इसमें अटैक करेगा, तो क्या ये दोनों बॉन्ड चेंज हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलिए, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज हो जाएंगे तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा,
अब यहाँ में क्या हो जाएगा, बॉन्ड चेंज हो गया, अब ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ में, और यहाँ में क्या हो जाएगा, ये जो होगा अब यहाँ में क्या आ जाएगा हम लोग का, CN आएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा गलत ही बन जाता है डायग्राम, तो आप लोग मुझे जानते ही हैं, कलाकारी में मैं बहुत ही वीक हूँ, ठीक है। यहाँ में Cl है और यहाँ में मान लीजिए हम लोग का Br है, और अटैक किया किसका साथ में, रिएक्शन कराया गया KCN का साथ में, K प्लस CN माइनस। तो देखो यहाँ में जो क्लोरीन का पास में लोन पेयर है, यहाँ में ब्रोमीन का पास भी 3-3 लोन पेयर है। तो क्या ये ब्रोमीन का पास में लोन पेयर को क्या माना था, रेजोनेंस में बताया गया था डबल बॉन्ड, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो CN अटैक यहाँ में नहीं करेगा, CN अटैक करेगा यहाँ में, क्योंकि ये यहाँ में जैसे ही ये अटैक करेगा यहाँ में, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ये यहाँ में अटैक करेगा क्योंकि यहाँ में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो CN अटैक कर लेगा। तो देखिए हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ में हम लोग का CN आएगा और यहाँ में अटैक नहीं करेगा। यहाँ में अटैक क्यों नहीं करेगा, यहाँ में ये कायरल कार्बन नहीं था, ठीक है, बात क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ में 2 हाइड्रोजन होंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये अटैक ब्रोमीन यहाँ से नहीं निकल रहा है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अपना लोन पेयर यहाँ में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसका वजह से यहाँ में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ में अटैक कर लेगा, अरे न्यूक्लियोफाइल यहाँ में अटैक कर लेगा। एक और सुंदर सा क्वेश्चन, सुंदर सा आप लोग का सामने एक क्वेश्चन रखा जा रहा है, और आप लोग बताएंगे ये आई है और यहाँ में भी आई है, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएं किसका साथ में, K प्लस SH माइनस। तो बताओ यहाँ का जो लोन पेयर होगा क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो आयोडीन ये वाला निकलेगा, आयोडीन ये वाला निकलेगा। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहाँ में आ गया CN। क्या आप लोग समझ में आ रहा है? तो आज की क्लास हम लोग यही में खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा हेलो एरिन का बारे में और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बस समझ में आएगा। अगर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।